जय हिंद दोस्तों। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज, अर्थात बैंकिंग कंपनीज अपनी अकाउंटिंग कैसे करती हैं। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपनी अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं, जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं। पिछले 2 प्रैक्टिकल हम आपके साथ में कर चुके हैं, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर के देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद बैलेंस शीट में एंटर करेंगे और बैलेंस शीट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। कुल मिलाकर मैंने बताया था कि मैं 7 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करूंगा। कहां से? बैंकिंग कंपनीज की अकाउंटिंग से रिलेटेड। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कारपोरेट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, द फॉलोइंग फिगर्स are taken from the books of ICI Bank Limited on 31st March 2013. Interest on advances, discount on bills, interest on deposits, commission exchange and brokerage, rent received, profit on sale of investment, salaries and allowances, director's fee and allowances, rent and tax, printing stationery, postage, telegram stamps, preliminary expenses, write-off, depreciation, audit fees, depreciation on bank property। नीचे एडजस्टमेंट सुनिए। उसने आपको बोला है, अ कस्टमर टू whom a sum of rupees 2 lakh has been advanced has become insolvent and it is accepted that only 40% can be received from him। सेकेंड पॉइंट कहा है, अ प्रोविजन ऑफ 60,000 इज नेसेसरी फॉर अ बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स ऑन अदर डेट्स। थर्ड पॉइंट, रिबेट ऑन बिल्स। पहला क्वेश्चन करा रहा हूं जहां रिबेट आया है, फर्स्ट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। Rebate on bills discounted on 1st April 2012 was 8,000. Rebate on bills discounted on 31st March 2013 is rupees 12,000. Provide 3 lakhs for the income tax. And last point, the directors desires to distribute rupees 60,000 as dividends. Prepare profit and loss account in accordance with banking law। कानपुर यूनिवर्सिटी में 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले शेड्यूल नंबर 13, जो कि रिलेटेड होता है इंटरेस्ट अर्न्ड से। यहां पर हमको दिया गया क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। जो कंपनी एडवांस दे रही है वही तो लोन है। लोन क्या होता है? एडवांस ही तो देती, बैंक पहले आपको दे देती फिर किस्तें लेती रहती। तो एडवांस इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस कितना है? 14 लाख रुपए। डिस्काउंट ऑन बिल्स, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। इंटर का जब सिलेबस शुरू करूंगा तब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये जहां होता था बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा, ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट किया, ए ने अपने बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक जो बिल डिस्काउंट करती है वो भी एडवांस पेमेंट है। डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स दिया है 6,80,000 रुपए। 6,80,000 रुपए। और इस कंडीशन में आने वाली और कोई वैल्यू नहीं दी है, बस इतना ही है हमारा। तो ये हो जाएगा 20,80,000 रुपए। यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ऐड होता है और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है रिबेट का वो लेस होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट है 8,000 रुपए, माइनस कर दो बचेगा 20,72,000 रुपए। ये माइनस नहीं, ये तो ऐड करना है। ये क्यों हटा रहे हो भाई? ये तो लिखा ही रहेगा, 20,88,000 रुपए हो जाएगा। लेस करना होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ
रिबेट ये है 12,000 रुपये। अब इसको माइनस करो तो 3 जीरो तो ऐसे ही हो जाएंगे, 8 से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 7 से 1 जाए नहीं 7, 8 से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, 20,76,000 नेट वैल्यू हो जाएगी। आंसर में एक बार मैच कर लेता हूं, तो आंसर में हमको 13 नंबर शेड्यूल का टोटल 20,76। रिबेट होती क्या एक्चुअली? डिस्काउंट और रिबेट में क्या अंतर है? रिबेट भी एक डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट का मतलब है वो वैल्यू जो मेरे अर्न कर ली है अकाउंटिंग पीरियड में, और जो अर्न अभी नहीं कर पाया हूं अगले वर्ष से रिलेटेड है, अगले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो उसको यहां की इनकम कैसे मान सकते हो? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी तो कोई चीज होता है, वो जहां की इनकम है उसको वहां मानना, लेकिन मिल तो अभी गई तो क्या करें, तो रिबेट मानकर उसको माइनस कर दो। अच्छा, अब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया तो माइनस तो क्लोजिंग वाली वैल्यू करते थे। मान लो मेरे पास पहले इतना था रिबेट, तो ये तो इससे पिछले वर्ष का था ना, तो इस वर्ष यूज हो गया। अब इतना इस बार इतना है, तो ओपनिंग ऐड कर लो, क्लोजिंग माइनस कर लो, खट खट से वैल्यू सही सही आ जाएगी आपकी। बात क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। चलो, नहीं क्लियर हो मेरे कहने से थोड़े, नहीं क्लियर हो तो बताओ ना हमको, टेलीग्राम पे बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ, फेसबुक पेज पे बताओ, सब कॉमर्स विद वेद सिरा के नाम से हैं। आपकी क्वेरीज का हम इंतजार करते हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो पूछो वहां पर। शेड्यूल नंबर 14 होता है अदर इनकम। देखो क्या क्या आएगा अदर इनकम में। सबसे पहले तो कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज इनको मिलेगा 1,20,000 रुपए का, क्योंकि इन्होंने कमाया है। कमीशन एक्सचेंज 1,20,000 रुपए का इन्होंने ये कमा लिया है। उसके बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,02,000 है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1,02,000 रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बेच करके प्रॉफिट कमा लिया है। रेंट भी रिसीव किया है 47,000 रुपए का। रेंट का यहां मतलब क्या होता है? लॉकर्स रेंट। 47,000 का रेंट भी रिसीव कर लिया है इन्होंने, इनको ये भी मिल गया है। अच्छा, कुछ और मिलेगा? और भाई कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब खर्चे ही खर्चे हैं। तो 7 2 9, 4 2 6 और 2 269,000। ये है शेड्यूल नंबर हमारा 14। शेड्यूल नंबर 15, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक इंटरेस्ट देता भी है, तो कहेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, खर्च किया गया ब्याज। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 11,72,000 रुपए एक ही लाइन में दिया है बस। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 11,72,000 चैप्टर क्लोज, इतना ही है, दूसरी कोई वैल्यू नहीं दिया। ऑपरेटिंग में चलो भाई, शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कई एक वैल्यू दी हुई हैं। स्टार्टिंग करेंगे, इंटरेस्ट ये सब हो गया, यहां से नहीं आएगा कुछ। क्वेश्चन तो आपके पास भी है, आप भी देख सकते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेज 1,88,000। सैलरीज एंड 188 ये है। उसके बाद में डायरेक्टर्स फी एंड अलाउंसेस 16,000। 16,000 रुपए डायरेक्टर्स फी और अलाउंसेस हैं। उसके बाद में रेंट एंड टैक्स है 90,000। रेंट एंड टैक्स का है 90,000। अच्छा भाई, और आगे देखें, प्रिंटिंग स्टेशनरी है 31,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये 31,000 है। उसके बाद में पोस्टेज एंड टेलीग्राम 20,000 है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 20,000 है।
उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 5,000 है। एक्सपेंसेस 5,000 है। देखो ये याद रखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जितना रिटर्न ऑफ होता है केवल उतना ही लिखा जाता है। क्वेश्चन के अंदर सीधा लिखा हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टच मत करना, लिख मत देना, क्योंकि वो खर्च नहीं है, वो असेट्स है, फिक्टिशियस असेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ, इज द पार्ट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। बट जब रिटर्न ऑफ करते हैं तब वो किसका पार्ट बन जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस का। इस वजह से यहां लिखा जाएगा। और ऑडिट फीस है 5,000, बहुत फीस है भैया इसके अंदर। ऑडिट फी 5,000 ये भी है। और लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी 13,000। डेप ऑन बैंक प्रॉपर्टी 13,000 टोटल कर लो। चलो करते हैं, 3 3 0 कॉमन मिल गए, उतार दिए। 8 से 14, 14 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 3 28, 8 2 10 11 9 20 3 23 2 25 से 25 25 25 25 और 1 26, 1 और 1 2 1 3, 3,68,000 रुपए टोटल। देख लेता हूं, 3,68,000 एकदम सही। तो अगर ये इतना समझ में आ गया हो तो बस 5 मिनट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। अच्छा लगा हो वीडियो, ये अच्छा लग रहा हो, खत्म थोड़ा ही हुआ है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, साथ में शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो बस फटाफट बनाते हैं पीएल अकाउंट। कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है, अब फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करनी है और बैलेंस निकालना है प्रॉफिट का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहां से इनकम। इनकम में फर्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 13। और इसका टोटल मेरा कितना आया था एक बार देख लूंगा चल करके, 20,76,000। प्रीवियस ईयर में बैलेंस लिखना नहीं होता है, अमाउंट का कॉलम रहता है। सेकंड पॉइंट होता है अदर इनकम। अदर इनकम का मेरा टोटल था 2,69,000, 269,000। बस इसका टोटल कर लो, 9 6 15, 7 6 13, 1 14, 2 1 3 और 2, तो ये आएगा मेरा 23,45,000 टोटल फर्स्ट। उसके बाद में आते हैं एक्सपेंडिचर की ओर। एक्सपेंडिचर में फर्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर, ये 14 नंबर शेड्यूल होता है, शेड्यूल नंबर 15। और इसका मेरा टोटल था 11,72,000 रुपए, 11,72,000 रुपए। उसके बाद में 2 नंबर का शेड्यूल, जिसमें हम दो नहीं मतलब एक्सपेंडिचर का 2 नंबर शेड्यूल, जिसके अंदर लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16 होता है और इसका टोटल था मेरा 3,68,000 रुपए। शेड्यूल नंबर 3 प्रोविजंस। अब प्रोविजंस में देखो क्या क्या आएगा। 3 कंडीशन उसने हमको 4 बोली हैं। पहली कंडीशन उसने बोली कि एक ग्राहक जिसको 2 लाख रुपए अग्रिम में दिए थे वो दिवालिया हो गया, उससे 40% प्राप्त हो जाएगा। अभी एक कस्टमर जिसको 2 लाख रुपए दिए थे वो इंसॉल्वेंट हो गया और 40% उसकी इनकम से मुझे मिल पाएगा, तो मेरा 60% तो डूब जाएगा ना। तो देखो जब आप प्रोविजन करोगे तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, 60% ऑफ 2 लाख कितना डूब जाएगा आपका, 6 दूना 12, 1,20,000 रुपए आपका डूब जाएगा जो नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन में हमसे कह रहा है एनआरबीडी मतलब न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट 60,000 रुपए इसके लिए और रखो। 1,20,000 रुपए तो एक ही कस्टमर से डूब गया, 60,000 रुपए ऐसे मान लो कि ओवरऑल डेटर से इतना भी नहीं मिल पाएगा, तो ये एनआरबीडी न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। फिर तीसरी कंडीशन में कह रहा है इनकम टैक्स के लिए भी रखो। इनकम टैक्स के लिए रखो कितने,
3 लाख रुपए इसके लिए रखो, तो 3 1 4 4,80,000 रुपए आपसे प्रोविजन करने को कह रहा है। इसका कोई शेड्यूल नहीं होता, यहां पर सीधे ऐसे ही लिख लेंगे 4,80,000 रुपए। टोटल कर लो कितना आएगा, 8 2 10, 4 जीरो हो जाएंगे, 7 6 13, 8 21, 1 22, 4 3 7 1 8 2 10 और एक 2 20,20,000। ये आएगा मेरा टोटल। सेकंड, एक बार कैलकुलेटर से इसको रीचेक कर लेता हूं ताकि गलती होने की संभावना ना रह जाए। 11,72,000 प्लस 3,68,000 प्लस 4,80,000, 20,20,000 आएगा, और ऊपर 20,76,000 माइनस 20,76,000 76 है, 20,76,000 प्लस 269,000, ये आएगा 23,45,000। सही है, ओके। तो अब हमारी तीसरी हेडिंग पड़ती है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो 23,45,000 से आप 20,20,000 माइनस कर दो तो 3,25,000 रुपए ये यहां पर आ जाएगा। इसके नीचे लिखते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। अगर पिछले साल का कोई प्रॉफिट है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है, क्वेश्चन में ढूंढ लो, है नहीं तो डैश कर दो, और यही 3,25,000 रुपए का प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। इसको कहेंगे टोटल थर्ड। अब लास्ट हेडिंग हमारी पड़ती है एप्रोप्रिएशन, लाभों का नियोजन। इसमें प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 25% स्टेचुरी रिजर्व रखना होता है ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। स्टेचुरी रिजर्व एट द रेट 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। 3,25,000 रुपए का आप 25% निकाल दो, कितना आएगा इसका 25%, ये आएगा 81,250, 81,250। बैंक चाहती है, बैंक के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना, 60,000 रुपए का। तो ये कहां से आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का नियोजन है। तो बाकी जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट। कैसे, तो यहां का टोटल होगा मेरा फोर्थ 3,25,000। अब 3,25,000 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो तो 3,25,000 माइनस 81,250 और माइनस 60, 1,83,750, 1,83,183,750। ये ट्रांसफर करेंगे कहां पर, ये ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट को। एक बार आंसर मैच कर लेता हूं चल करके, उम्मीद है सही होगा, लेकिन फिर भी आंसर रीचेक करना और मैच करना बहुत जरूरी होता है ताकि चीजें सही हो जाएं हमारी। 1,83,750 रुपए बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया जा रहा है। क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है और उम्मीद है आपको बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, वहां से स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है तब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।